बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, हम लोग आज डावर के ऊपर जो है प्रोपोजिशंस, लैंडमार्क जजमेंट्स और ऑर्डर राइटिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरेस्ट लेके सुनेंगे तो फिर आप इसको कम्प्लीटली सुन लेंगे, लेकिन अगर बर्डन लेंगे तो फिर शायद आप इसको पूरा ना सुने। एनी हाउ स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए एक प्रोपोजिशन लिखी है, वो ये है। प्रोपोजिशन ये है, वाइफ इंस्टीट्यूटेड ए सूट फॉर रिकवरी ऑफ डेफर्ड डावर on the ground that defendant has solemnized second marriage without her permission, so decree for recovery of deferred dower may kindly be granted. On the other hand, it is the version of the defendant that deferred dower becomes payable only at the time of death or divorce, as marriage is still intact, so plaintiff suit is premature and the same is liable to be dismissed. डिफेंडेंट जो है वो कहता है कि डेफर्ड डावर तो एट द टाइम ऑफ डेथ डिवोर्स पे होता है, तो मैरिज तो इंटैक्ट है, शी इज नॉट इंटाइटल्ड फॉर डेफर्ड डावर। तो बताइए बच्चों, आप क्या कहते हैं? आप मुझे ये बताइए, आपने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 6 और उसका सब सेक्शन 5 आपने देखा है, वो क्या कहता है? सेक्शन 6 मैं यहाँ पे अगर मैं कर सकूं, ये देखें, ये सब सेक्शन 5, अ मैन हु contracts another marriage without the permission of the arbitration council shall pay immediately entire dower, whether prompt or deferred, due to existing wife, which amount, if not superior, shall be recoverable as arrears of land revenue। क्यों जी, बोलिए, क्या आपको समझ आई है? तो ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का जो वो है, वो सेक्शन 6 उसका सब सेक्शन 5 क्या कहता है कि अगर वो विदाउट परमिशन सेकंड मैरिज करे तो वो पाबंद है किस चीज़ का, कि वो उसको डेफर्ड डावर पे करे, इमीडिएटली पे करे। तो फिर इस प्रोपोजिशन में बात क्लियर होगी कि क्योंकि उसने सेकंड मैरिज कर ली है तो अब वो पाबंद है कि वो ये डावर जो है वो इसको क्या करे, डेफर्ड डावर जो है उसको दे। अगर तो वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन, नीचे मैं लिखना भूल गया हूँ, अगर वो इस तरह से क्वेश्चन करे जी व्हाट इज योर ओपिनियन, तो इस प्रोपोजिशन को आपने इस तरह से हल करना है, इन माय हम्बल view, plaintiff is entitled for recovery of deferred dower, and the objection of the learned counsel for the defendant that a deferred dower is payable on death or divorce only is without any force, because as per section 6 subsection 5 of the Family Court Act, Muslim Family Law Ordinance 1961, if a husband solemnizes a marriage without permission, solemnizes a subsequent marriage without permission of her wife is entitled for dower, whether is it prompt or deferred। सॉरी एस्पिरेंट्स, ये शोर जारी रहेगा, हम भी जारी रखेंगे। तो इस तरह से करके आप इस प्रोपोजिशन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अच्छा, अगर यही प्रोपोजिशन जो है वो अगर इस तरह से होती कि जी आप इस पे ऑर्डर लिखें, आप उसका ऑब्जेक्शन डिसाइड करें, ठीक है, तो आपने लिखना था जी जैसे वो ऑर्डर का लिखते हैं, वो क्या कहते हैं, ऊपर ऑर्डर वगैरह लिख के तो लिखना, टुडे द केस इज फिक्स फॉर आर्गुमेंट ओवर एन ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द लंडन काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट दैट इंस्टेंट सूट इज नॉट मेंटेनेबल इन द आई ऑफ लॉ बिकॉज claimed dower is a deferred dower which becomes payable only at the time of death or divorce, whereas in the instant case marriage is still intact, so instant suit is not maintainable in the eye of law. On the other hand, said objection is vehemently opposed by the learned counsel for the plaintiff, argument heard record perused। आगे वही जो मैंने बोला है, वो क्या कहते हैं, फिक्रा बोला है, वो लिख के तो आपने उस ऑब्जेक्शन को क्या कर देना है, डिसाइड कर देना है। तो ये मैंने आपको, अच्छा इस पे आप फिर लैंडमार्क जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की 2020 PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट पेज 613। अच्छा, मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप लोग ये जजमेंट की साइटेशंस याद करना शुरू कर दें, क्योंकि ये तो याद रहे, ये तो लाखों में है, ठीक है। तो एनी हाउ
second marriage contracted by husband, dower, payment of scope, entire amount of dower at the time of marriage, whether prompt or deferred, was immediately payable on account of second marriage, where a man entered into a second marriage without seeking prior permission either from the existing wife or the arbitrary question, the dower, even if it was termed as deferred or prompt, become payable without any delay. तो मेरा ख्याल है proposition जो है वो clear है। तो बच्चों ये proposition बड़ी important है, बहुत चांसेस है पेपर पे आ रहे हैं, इसमें लैंडमार्क जजमेंट भी है, ठीक है। कहता है proposition क्या है, a suit is instituted by wife against her husband and mother-in-law for recovery of property of mother-in-law as recovery of dower. It is the version of mother-in-law that to pay dower is the absolute liability of the husband to pay the same. So suit for recovery of dower against mother-in-law is not maintainable in the eye of law. You are a judge. How will you decide this objection? जी बच्चों, तो ये प्रोपोजिशन है। अच्छा, इसके ऊपर फिर एक लैंडमार्क जजमेंट आई। उस लैंडमार्क जजमेंट ने क्या कहा, उसने कहा कि देखिए कि जो एक, अब मैं रीजनिंग बता रहा हूँ कि जो एक निकाह होता है या निकाहनामा जो होता है वो एक निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और अगर निकाहनामे की बात की जाए तो उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो अप्लाई करेगा, ठीक है। तो अगर निकाहनामे में किसी स्ट्रेंजर की प्रॉपर्टी लिखी है, फादर इन लॉ की, किसी की भी लिखी है, तो वो सिर्फ उसी सूरत में पाबंद होगा वो प्रॉपर्टी एज ए डावर देने का अगर वो उसका सिग्नेटरी है। अगर उसके ऊपर कहीं पे भी निकाहनामे के मसलन निकाहनामे में हक मेहर की जगह पे उसकी प्रॉपर्टी लिखी है उस बंदे की और साथ में उसके सिग्नेचर है, ठीक है, तो फिर वो बंदा स्ट्रेंजर, वो थर्ड पर्सन जो है वो लायबल हो जाएगा टू पे द डावर। लेकिन अगर ऐसे नहीं है, उसके सिग्नेचर नहीं है, देन ही इज नॉट लायबल टू पे द डावर, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो सिग्नेचर निकाहनामे के ऊपर जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये वो फिर लैंडमार्क जजमेंट में जो है होल्ड हुआ। अब ये वाले केस में आप इसको कैसे डिसाइड करेंगे, आप लिखेंगे इन माय हम्बल व्यू इफ मदर इन लॉ इज द सिग्नेटरी ऑफ द निकाहनामा, क्योंकि इस प्रोपोजिशन में बताया नहीं गया, देन mother-in-law is bound to pay the dower and her objection is not maintainable in the law of in the eye of law. But if she is not signatory of the nikahnama और एनी कबीननामा और डावर डीड, कबीननामा बच्चों कहते हैं जो अजाफी शहादत के तौर पे डीड लिखी जाती है ना, उसको कबीननामा लिखते हैं, ठीक है। देन शी इज नॉट लायबल टू पे द डावर, इन दैट केस हर objection is valid and suit to the extent of mother-in-law is not maintainable in the eye of law। जी क्लियर हो गया। अब वो लैंडमार्क जजमेंट देख लें, ये है। अगर ये साइटेशन आप याद कर सकें तो अच्छा जी, वो कहता है प्रॉपर्टी मेंशन इन कॉलम एज डावर ऑफ वाइफ सूट फॉर रिकवरी ऑफ सेड प्रॉपर्टी वाज फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट लेडी अगेंस्ट हर मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ विदाउट इन प्लीडिंग हर हस्बैंड। सब्जेक्ट प्रॉपर्टी वाज ओन्ड बाय द मदर इन लॉ, हेल्ड दैट मदर इन लॉ वाज नॉट ए सिग्नेटरी टू द निकाहनामा नॉर हैड एग्जीक्यूटेड एनी अदर डॉक्यूमेंट एग्रीइंग टू ट्रांसफर सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। मदर इन लॉ हैड नॉट परमिटेड हर हस्बैंड एक्सप्रेसली एंड इम्प्लॉयडली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन टर्म ऑफ ये रिस्पोंडेंट मेड नो attempt to ascertain that father-in-law had the power to transfer the property. Suit filed by respondent was dismissed with the observation that she could claim her from her husband any part of the dower still unpaid. तो वही क्रक्स जो मैंने आपको बता दिया वो इस जजमेंट के अंदर क्या हुआ था, होल्ड हुआ था। अच्छा बच्चों, अब इतनी बेसिक चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोपोजिशन ये है। चलो मैं प्रोपोजिशन ही बस आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ कि डावर जो है वो आफ्टर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज किसी भी स्टेज पे कम ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है।
कम ज्यादा किया जा सकता है। और एक होता है कबीननामा। कबीननामा यही जिसको हम एडिशनल डावर कहते हैं, उस डीड का नाम है कबीननामा। ठीक है, तो बच्चों कबीननामा जो है वो लिखा जा सकता है। तो क्या वो सूट मेंटेनेबल होगा? यस, सिविल कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट को किसी वक्त भी मॉडिफाई किया जा सकता है, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो दावा जो होगा वो क्या होगा, वो मेंटेनेबल होगा। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि कबीननामा की बुनियाद पे, कबीननामा की बुनियाद पे क्या सिविल सूट होगा या फैमिली सूट होगा? कबीननामा मतलब एडिशनल डावर डीड। तो बच्चों होगा फैमिली सूट होगा। और इसकी रीजन मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने आपको कहा था कि ये पार्टीज टू दी सूट नहीं है जो ये डिसाइड करती हैं कि ये जो है वो क्या कहते हैं, ये फैमिली मैटर या सिविल मैटर है। सब्जेक्ट मैटर देखा जाएगा। जब उसने सब्जेक्ट मैटर मांगा है तो वो डावर है, चाहे वो एडिशनल डावर है, तो फिर दावा जो है वो जो चलेगा वो जो है वो फैमिली मैटर ही होगा, वो सिविल नहीं होगा। लेकिन अगर हस्बैंड एक कबीननामे की कैंसलेशन में आना चाहे तो अब देखो वो उसकी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मान रहा, तो वो फिर उसके मुताबिक तो वो फैमिली मैटर नहीं है ना, तो वो फिर कहाँ पे जाएगा? वो फिर सिविल में जाएगा। तो हो क्या आपको समझ आ गई? मेरी कोशिश है मैं लेक्चर में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको समझा पाऊँ। तो बच्चों एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे मैंने जो चीज शेयर करनी है। अच्छा, अगर कंज्यूमेशन ना हुई हो तो वाइफ को कितना डावर मिलेगा? वो डावर मिलेगा उसको हाफ डावर मिलेगा। अच्छा, अब जो इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन आप लोगों के साथ शेयर करनी है मैंने, वो ये है कि मैं यहाँ भावलपुर आया तो मैंने एक ऐसा केस डिसाइड किया जो कि 4 दफ़ा रिमांड हो चुका था ऊपर से कि जी दोबारा फैसला करें, दोबारा फैसला करें। मैं आपसे वो जजमेंट भी जो है वो अपनी शेयर करूँगा। अच्छा, तो उसमें इशू ये था कि जो मैरिज स्टिल इंटैक्ट थी, जो वाइफ थी वो कहती थी कि डावर प्रॉम्प्ट है, मुझे दिया जाए। हस्बैंड ये कहता था कि जी ये चूंकि कंज्यूमेशन नहीं हुई, ठीक है, कंज्यूमेशन नहीं हुई तो लिहाजा ये आधा ले ले मुझसे। वाइफ का ये कहना था कि नहीं, मेरी रुखसती हुई थी और मैंने इसके साथ एक रात गुजारी है, फिर उसके बाद इसने अगले दिन मुझे जो है ना अपने साथ नहीं रखा। तो चूंकि वो जो है वो वैलिड रिटायरमेंट या खलफते सहीहा ही हो गई। खलफते सहीहा वैलिड रिटायरमेंट बच्चों ये है कि अगर निकाह के बाद जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो तन्हाई में मिल लें, बेशक एक्चुअल कंज्यूमेशन ना हुई हो तो भी यही समझा जाएगा कंज्यूमेशन हो गई। इसे कहते हैं वैलिड रिटायरमेंट। ये आपको मोहम्मदन लॉ में आपको कॉन्सेप्ट जो है इसका वो मिलेगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, गार्डियनशिप, फैमिली लॉज, अगर आपने मोहम्मदन लॉ ना पढ़ा तो मैं कोई गारंटी नहीं देता कि आपका फैमिली लॉ क्लियर होगा, क्योंकि मैंने पास पेपर देख लिए हैं। आपको मोहम्मदन लॉ पढ़ना पड़ेगा, मैंने आपको उसकी बुक भी दे दी है। ठीक है, वो आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, अब वापस आते हैं प्रपोजिशन के ऊपर। तो एक दफ़ा वो नीचे वाले जज साहब ने ना पूरा दावा डिग्री कर दिया कि उन्होंने कहा जी कि कंज्यूमेशन हो गई है। ठीक है, तो उन्होंने डिग्री कर दिया। अच्छा, और वो हाई कोर्ट ने रिमांड कर दिया किसी पॉइंट के ऊपर कि जी दोबारा फैसला करें। नीचे वाले जज साहब ने अब वो आधा कर दिया कि कंज्यूमेशन नहीं हुई और उन्होंने आधा कर दिया। अब जब केस ऊपर गया तो वो अब बताते हुए भी शर्म आ रही है, वो जो एपलेट कोर्ट थी उसने कंज्यूमेशन के ऊपर इशू फ्रेम कर दिया कि कोर्ट इस पे एविडेंस ले और फिर इस केस का फैसला करे। मैं आपसे वो जजमेंट शेयर करता हूँ। अच्छा,
कंज्यूम वो ले, वो क्या कहते हैं, इनसे वो ले, शहादत ले और फिर इसका फैसला करे। अच्छा, अब वो दूसरी तीसरी दफ़ा जब मेरे पास आया, मैंने वो केस डिसाइड किया, तो बच्चों मैंने ना सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बीवी को सारा डावर जो है वो दे दिया, ये लिख के कि डावर प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ये लिख के मैंने दे दिया कि मैरिज स्टिल इंटैक्ट है, तो कंज्यूमेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो ये है सूरत बकरा या सूरत निसा की आयत है जो ये कहती है कि अगर आपने उनको तलाक दे दी है और आपने उनको टच नहीं किया तो उनको आधा हक मैं दे दो, लेकिन इस केस में तो मैरिज इंटैक्ट है, डिवोर्स हुई नहीं है, लिहाजा आधे या पूरे डावर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा बीबी को पूरा डावर जो है शी इज इंटाइटल्ड टू टेक। या तो उसने डिवोर्स दी होती ना, तो फिर हम इस कंट्रोवर्सी को जो है वो सॉल्व करते कि कंज्यूमेशन हुई है या नहीं हुई। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके लिए होगी कि कंज्यूमेशन की सूरत में अगर कंज्यूमेशन ना हुई हो तो वाइफ हाफ डावर की हकदार है, लेकिन अगर वो मैरिज डिसॉल्व हो चुकी है तो, अगर मैरिज इंटैक्ट है तो फिर वो पूरा ही लेगी जब तक वो मैरिज इंटैक्ट है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि उसने पूरा डावर ले लिया, उसके बाद वो क्या कहते हैं हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी और कंज्यूमेशन नहीं हुई। अब हस्बैंड क्लेम कर सकता है कि आधा डावर वापस करो, अब वो आधा डावर वापसी के लिए, लेकिन जब तक मैरिज इंटैक्ट है वो ये नहीं कह सकता मैं इसको आधा दूंगा। ठीक है, होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, ये जो जजमेंट है ना, इसको आप याद कर लें। पहले प्रोपोजिशन सुन लें क्या। A wife has instituted a suit for recovery of deferred dower during subsistence of marriage, whereas it is the objection of the husband that deferred dower becomes payable only at the time of death or divorce, so suit is not maintainable in the eye of law. What you say? आप क्या कहते हो? ठीक है। अच्छा बच्चों, डेफर्ड डावर जो है वो होता है पेएबल एट द टाइम ऑफ डेथ और डिवोर्स, या गौर से सुनिएगा मेरी बात, या अगर निकाहनामे में कोई टाइम पीरियड लिखा है कि मसलन ये लिखा हुआ है जी कि 2 साल के अंदर अंदर 2 साल के अंदर अंदर ये मुझे जो है घर लेके देगा, तो अब 2 साल तक तो उसको डेफर्ड कहेंगे, लेकिन 2 साल के बाद वो डेफर्ड नहीं रहेगा। यानी एक तीसरी कंडीशन भी है। हाँ, हमने तो एलएलबी में भी यही पढ़ा था ना कि डेफर्ड डावर इज अ डावर विच इज पेएबल एट द टाइम ऑफ डेथ और डिवोर्स। नहीं, विच बिकम्स पेएबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड इफ मेंशन्ड इन द निकाहनामा। ठीक है, या ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, कि कोई ऐसी बात निकाहनामे में लिखी हुई है, मसलन ये लिखा हुआ है कि फर्ज करें कि ये लिखा हुआ है जी कि अगर ये बैरून मुल्क जाएगा तो ये मुझे ये डावर दे के जाएगा। ठीक है, फर्ज कर ले ये लिखा हुआ है, तो अब ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर वो बाहर जा रहा है तो वो फिर वो क्या बन जाएगा, वो प्रॉम्प्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जनरल रूल ये है कि डेफर्ड डावर एट द टाइम ऑफ डेथ है डिवोर्स है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर सर्टेन पीरियड लिखा हुआ है निकाहनामे पे तो फिर ऑन द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड, और अगर सर्टेन कंडीशन लिखी है तो ऑन फुलफिलमेंट ऑफ दैट कंडीशन वो डेफर्ड डावर प्रॉम्प्ट हो जाता है। और एक एक्सेप्शन मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर उसने सेकंड मैरिज की है विदाउट परमिशन तो भी डेफर्ड डावर जो है वो बिकम पेएबल जो है वो हो जाता है, प्रॉम्प्ट हो जाता है। तो ये आपको फिर इस प्रोपोजिशन की समझ आ गई। ठीक है, अब इस पे फुल बेंच की जजमेंट है, इसको याद कर लो। 2009 SCMR पेज 1458। ठीक है, डेफर्ड डावर के ऊपर कहता है डिमांड ऑफ डेफर्ड डावर, वाइफ फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ डेफर्ड डावर महर मुअज्जल
which suit was decreed in favor of by family court. Judgment and decree passed by family was maintained by a lower appellate court, but high court in exercise of and decree in term that deferred dower the marriage module would be recoverable at the time of dissolution of the marriage by either by death or divorce. Validity. Prompt dower was payable on demand during subsistence of marriage tie, whereas deferred dower was payable on the time of stipulated between the party. Where no time was stipulated, deferred dower did not become prompt merely because wife had demanded the same. Total amount of dower in present case was fixed. ये prompt dower to the tune of ये was paid at the time in shape of ये. As no time was fixed for payment of deferred dower, it would be payable eventuality in eventuality of dissolution of marriage either by death or divorce. Judgment of High Court was based on proper reasoning. अब बच्चों मेरी बात सुनिए. अब मेरी जो है वो बात सुनिए. मैंने आपको एक सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच की जजमेंट भी बता दी और ये भी बता दिया कि डेफर्ड डावर बिकम पेएबल ऑन डेथ और डिवोर्स. और क्योंकि वो फुल बेंच की जजमेंट है, स्टिल इन फील्ड है, तो आप भी पाबंद है, मैं भी पाबंद हूँ उसको फॉलो करने का. लेकिन एक जजमेंट जो है वो फिर 2014-15 में अब्दुर्रहमान लोधी साहब ने दी, लेकिन वो लाहौर हाई कोर्ट की है, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करेंगे. लेकिन उसमें जो रीजनिंग दी है ना बच्चों, वो बहुत कमाल की है. उन्होंने कहा कि ये कैसा कहा जाता है कि मैरिज एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, तो उन्होंने कहा ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें कंसिडरेशन जो है वो आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पे होगी. ठीक है, एक बात. दूसरी बात, उन्होंने मोहम्मदन लॉ के एक रूल का हवाला दिया, 290 या 297 था. उन्होंने कहा उसके अंदर लिखा हुआ है कि when consummation taken place deferred dower also become prompt. ले जी, ये नई उन्होंने चीज कह दी. उन्होंने कहा कि अगर कंज्यूमेशन हो गई है तो अब वो क्वेश्चन नहीं है कि जी एट द टाइम डेथ और डिवोर्स, हमने इसको फॉलो नहीं करना. लेकिन ये रीजनिंग आपके माइंड को भी अपील करेगी कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, कंसिडरेशन आखिर तो पे होनी है, तो क्या वो कंसिडरेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ वो कॉन्ट्रैक्ट होगी. तो उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है, डेफर्ड डावर एट द टाइम ऑफ डेथ और डिवोर्स होता है. और मैं उनका ये भी ठीक है कि अगर कोई टाइम लिखा है आफ्टर दैट टाइम भी होता है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर सेकंड मैरिज हो जाए विदाउट परमिशन तो भी वो डेफर्ड पाऊंगे. लेकिन उन्होंने कहा एक एक्सेप्शन और है, वो है कंज्यूमेशन. अगर कंज्यूमेशन हो जाए तो भी डेफर्ड डावर जो है वो प्रॉम्प्ट हो जाता है. एनी हाउ, होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है. अच्छा बच्चों, एक और मेरे ज़हन में बात आ गई कि मैंने पहले भी बताया था, अब फर्ज करें कि हस्बैंड की डेथ हो गई है और वाइफ ने जो लीगल एयर्स हैं उसके हस्बैंड के, उनके अगेंस्ट दावा कर दिया फॉर सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर प्रॉपर्टी है एक. ठीक है, तो वो लीगल एयर्स को जानी थी, उसने उनके खिलाफ दावा कर दिया है. तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या ये सिविल मैटर बनता है कि फैमिली मैटर बनता है? बच्चों, ये फैमिली मैटर ही बनता है. हमने वो पार्टी की डेफिनेशन भी पढ़ी थी. सब्जेक्ट मैटर को देखना है, सब्जेक्ट मैटर अगर वो शेड्यूल में फॉल कर रहा है तो वो फैमिली मैटर ही रहना है. मसलन हस्बैंड की डेथ हो गई है और उसके लीगल एयर्स के खिलाफ जो है वो एक दावा दायर किया जा रहा है, तो ये प्योरली कौन सा मैटर है? ये फैमिली मैटर है. या वाइफ मर गई है तो अब उसके लीगल एयर्स ने उसके बिहाफ पे डावर लेना है. ठीक है, तो वो भी किस में आएंगे? वो भी फैमिली सूट में आएंगे, वो सिविल में नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि
पहले भी बताया था 2006 CLC पेज 1393। वो कहता है कि पार्टीज टू द सूट ये डिसाइड नहीं करेंगी कि ये फैमिली मैटर है या नहीं है, ये सब्जेक्ट मैटर डिसाइड करेगा कि ये फैमिली मैटर है या नहीं है। अच्छा, मैं एक और मिसाल देता हूँ। बीबी मर गई है, उसके लीगल एयर्स ने सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल किया है। अब भी ये फैमिली मैटर ही रहना है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर देखा जाएगा। सब्जेक्ट मैटर डावरी आर्टिकल्स है तो फिर नो हेजिटेशन, फिर वो फैमिली कोर्ट में ही वो दावा जो है वो सुनना है। अच्छा मुझको एक बात और बता दूं, अगर बीबी को डावर मिल गया है, ठीक है, उसको डावर पे हो चुका है, प्रॉपर्टी विदाउट डावर पे, और अब अगर उस प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट होता है तो अब वो किस पे जाएगी? अब वो हस्बैंड के अगेंस्ट तो शायद वो पर्सनल प्रॉपर्टी और बिलोंगिंग के तौर पे उधर ही चली जाए, लेकिन किसी और के अगेंस्ट अगर वो जाएगी तो वो सिविल सूट में, डिक्लेरेशन के सूट में जाएगी। क्यों? क्योंकि अब डावर एक दफा उसको जो है वो क्या हो चुका है, वो पे हो चुका है। और अब अगर कोई उसमें कोई इशू है किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट, तो फिर वो किस में आएगी? वो उसी में ही आएगी। इसी तरह बच्चों मैं एक बात बताता हूँ आपको। प्रोपोजिशन ये है कि बीबी को डावर में जो प्रॉपर्टी हस्बैंड ने देनी थी, जो निकाहनामे में लिखी हुई थी, उसने वो आगे भेज दी है एक रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए। अब बीबी के दो क्लेम है। एक क्लेम तो ये है कि मुझे मेरा डावर दिलाया जाए, और दूसरा क्लेम ये है कि जो इसने रजिस्ट्री की है उसको क्या किया जाए, मंसूख किया जाए, क्योंकि वो तो डावर की प्रॉपर्टी थी। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सिविल मैटर। नो बच्चों, ये स्टिल क्या है? ये कौन सा मैटर है? ये फैमिली मैटर ही है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो प्रॉपर्टी जो है वो एज ए डावर जो है उसको क्लेम कर रही है। सब्जेक्ट मैटर डावर ही है। और पार्टी की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, कोई भी नेसेसरी पार्टी हो सकता है। तो सब्सिक्वेंट परचेजर अगर पार्टी बन गए हैं दावे में, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो फैमिली दावा नहीं रहा। अच्छा बच्चों, जो अब मैं बात बताने लगा हूं ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वो ये है कि बस शॉर्टकट मारूंगा, इतना बताऊंगा कि वैसे तो जनरल रूल ये है कि वाइफ मेंटेनेंस की उसी सूरत में हकदार होती है अगर वो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करे, लेकिन उसकी एक्सेप्शंस हैं। ये है पैरा नंबर 277 मोहम्मदन लॉ का, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन क्या है? होप कि आप मेरे नोट्स बना रहे हैं मेरी बातों के ना। मैं अब लेक्चर इतना लंबा नहीं करना चाह रहा, तो मेरा ख्याल है कि आप नोट्स बनाते जाएंगे। अच्छा, तो एक आप इस तरह कर लें, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, उसकी एक्सेप्शंस हैं कि जब वाइफ मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की पाबंद नहीं है, लेकिन हस्बैंड उसको जो है वो मेंटेनेंस देने का पाबंद है। उसमें एक ग्राउंड है क्रूअल्टी और दूसरी ग्राउंड है डावर। अब मैं ज्यादा क्लियर करता हूं अपनी बात को। अगर डावर पे नहीं हुआ तो वाइफ अगर हस्बैंड के साथ नहीं भी रह रही, वो खर्चे के हकदार है। या यूं कह ले कि अगर डावर पे नहीं हुआ तो वाइफ हस्बैंड के साथ रहने से रिफ्यूज कर सकती है, लेकिन हस्बैंड उसको खर्चा देने का पाबंद रहेगा। होप कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट, जब मेंटेनेंस में जाएंगे तो मैं आपको ये भी करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको एक प्रिंसिपल बता रहा हूं कि अगर बीबी का डावर पे नहीं हुआ तो फिर वो उसके साथ रहने की पाबंद नहीं है, लेकिन खर्चा लेने की वो जो है वो उससे से हकदार है। बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। प्रोपोजिशन भी आ सकती है। प्रोपोजिशन ये है कि निकाहनामे में ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो डावर है ये प्रॉम्प्ट होगा या डेफर्ड होगा। तो अब आप बताएं, आप जज हैं, आप क्या कहेंगे? तो बच्चों, मेरा ख्याल है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का ही है सेक्शन 10,
जो कहता है कि अगर नहीं मेंशन तो वो प्रॉम्प्ट निकल आएगा। अगर ये नहीं लिखा निकाहनामे में कहीं पे कि ये डावर प्रॉम्प्ट होगा या डेफर्ड होगा, तो फिर यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो पेएबल ऑन डिमांड है, यानी वो प्रॉम्प्ट है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है, वो आपको एक प्रोपोजिशन बना के दे सकता। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एक प्रोपोजिशन ड्राफ्ट करूं, वैसे आप बस आप कहानी की सूरत में सुनते जाएं, आपकी तैयारी हो रही है। अच्छा बच्चों, एक चीज बता दूं, डावर डावर इज नॉट अ ब्राइडल गिफ्ट, ठीक है। डावर इज नॉट अ ब्राइडल गिफ्ट, बेसिकली इट इज अ डेट, इट इज कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। सो ब्राइडल गिफ्ट इज समथिंग डिफरेंट, डावर इज समथिंग डिफरेंट। सो क्या ये इन केस ऑफ हुला हस्बैंड ये कह सकता है कि डावर के साथ साथ ये ब्राइडल गिफ्ट भी मुझे वापस करे? नहीं। क्यों? क्योंकि डावर हो सकता है वापस, ब्राइडल गिफ्ट्स वापस नहीं हो सकते, ठीक है। होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि निकाहनामे में लिखा हुआ है कि ये हकमेर के तौर पे इसको 5 मरले का मकान वाके फलां फलां जगह भावलपुर में लेके देगा। अच्छा, अब उसकी अल्टरनेट प्राइस नहीं लिखी, तो क्या वो बीपी वो डावर लेने की हकदार है? तो सुपीरियर कोर्ट्स ने कहा यस। अगर अल्टरनेट प्राइस नहीं भी लिखी तो कोर्ट उसके ऊपर इशू फ्रेम कर सकती है अल्टरनेट प्राइस पे, या एग्जीक्यूशन स्टेज पे देखा जाएगा कि अल्टरनेट प्राइस क्या हो सकती है घर की, कि अगर उसको घर नहीं मिलता लेकिन उसका दावा खारिज नहीं होगा। अच्छा बच्चों, इसी तरह यहां तक कि ये नहीं लिखा था कि 5 मरले का घर लिखा है बस, अब ये नहीं लिखा कि कहाँ पे वो घर होगा, ठीक है। कहाँ, भावलपुर में, लाहौर में, कौन से एरिया में, कौन सी जगह पे। तो उस पे भी ये वर्डिक्ट आई कि ऐसी सूरत में जहां पे उसका ब्याह हुआ है, जहां उसका हस्बैंड रह रहा है, ठीक है, वहां पे उस लोकेलिटी में वो उसको वो घर लेके देगा। और अगर वो घर वहां लेके नहीं देता तो उसकी जो उस वक्त की अल्टरनेट प्राइस होगी वो उसको देगा। तो बच्चों, ये थी डावर के ऊपर लैंडमार्क जजमेंट्स, जिन पे आपको प्रोपोजिशंस आ सकती हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।